हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा वंदन। विद्यार्थियों, इसके पहले क्लास में हमने समझा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग को किन किन बेसिस में यानी किन किन आधारों पर हम बांट सकते हैं। और आज हम समझेंगे दो देशों के माध्यम से, बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से, कि आखिरकार पावर शेयरिंग किसी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले हम बेल्जियम के जातीय बनावट, उसके एथनिक कंपोजिशन को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम के जातीय बनावट को। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगर हम बेल्जियम के जातीय बनावट की बात करें तो यह देश दो भागों में विभाजित है। इसके उत्तरी भाग को हम फ्लेमिश इलाका कहते हैं, फ्लेमिश। और फ्लेमिश इलाके में बेल्जियम की कुल आबादी का 59% भाग रहता है जो कि डच भाषा बोलता है। डच भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि इसके दक्षिण वाले इलाके को वैलोनिया कहते हैं या वैलोन क्षेत्र कहते हैं। वैलोनिया में 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच भाषी यानी कि फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच भाषी लोग। जबकि 1% लोग इसके ईस्टर्न पार्ट में, इसके पूर्वी इलाके में रहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 1% लोग जो कि जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, जर्मन भाषी लोग। अब अगर हम बेल्जियम की आबादी की बात करें तो आपको बहुत जान करके आश्चर्य होगा कि बेल्जियम की आबादी हमारे हरियाणा राज्य की आबादी की भी आधी है, लगभग आधी। और अगर हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में एक देश है जिसे हम कहते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड। इसके दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर है फ्रांस, यहाँ पर लग्जमबर्ग, और अगर ईस्टर्न साइड देखें तो यहाँ पर जर्मन है यानी जर्मनी। ये इसकी सीमा का सीमांकन करती है। अब हमने एथनिक कंपोजिशन पूरे इसके देश में समझा। इसकी राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषी लोग हैं और 20% लोग डच भाषी लोग यानी डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आखिर समस्या क्या थी बेल्जियम में? बेल्जियम में समस्या ये थी कि यहाँ पर दो अलग अलग जातीय समूह तो रहते थे, डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग। डच भाषी लोग जनसंख्या के हिसाब से तो अधिक थे, लेकिन सुख समृद्धि के मामले में, पैसे के मामले में फ्रेंच भाषी लोगों का दबदबा ज़्यादा था। लेकिन 1950 से 1960 के दशक में हुआ कुछ यूँ कि डच भाषी लोग भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने लगे और पढ़ने लगे। अब दोनों में तनाव होने लगा। दो अलग अलग जातीय समूह थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे। ये तनाव का सबसे गहरा रूप हम लोगों को कहाँ दिखता है? तो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में, जहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या 80% थी और डच भाषी लोग 20% ही थे। ये तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब आखिरकार यहाँ की सरकार ने क्या किया होगा इसके लिए? जरा सोचिए कि सरकार यहाँ पर हो सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सारे अधिकार डच भाषी लोगों को दे सकती थी, या सुख समृद्धि या बोल सकते हैं कि धन के मामले में सबसे अधिक पावरफुल कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग थे, तो उनको भी सारे अधिकार मिल सकते थे। इस चीज़ का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके पहले हम समझेंगे श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के जातीय बनावट के बारे में। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। हम आज समझेंगे कि श्रीलंका की जातीय समुदाय क्या है, इसकी जातीय बनावट कैसी है। इससे पहले हमने बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में समझा था कि बेल्जियम में किस प्रकार से जातीय विभाजन है, और आज हम समझेंगे कि श्रीलंका में जातीय बनावट किस प्रकार से है। अगर हम श्रीलंका की आबादी देखें तो ये लगभग 2 करोड़ के बराबर है, यानी हमारे हरियाणा राज्य की आबादी के लगभग बराबर। इनकी आबादी का 74% लोग सिल्ली भाषी लोग हैं, जो सिल्ली भाषा का प्रयोग करते हैं, और इनका धर्म है बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो अपने देश के यानी श्रीलंका देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसका है? वो है तमिलों का, जो कि कुल आबादी का 18% है। अब तमिल में भी यहाँ पर 2 तरीके के तमिल हैं। पहले जो तमिल हैं उन्हें हम श्रीलंकाई मूल के तमिल कह सकते हैं या श्रीलंकाई तमिल कह सकते हैं।
जो 13% आबादी हैं, और दूसरे हैं भारतीय तमिल। भारतीय तमिल जो कुल आबादी का 5% है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोनों तो वहीं पर रहते हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? तो जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था भारत में, तो बहुत सारे लोगों को तमिलनाडु से उठा करके बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले जाया गया था। फिर वो वहीं पर बस गए, और आज जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो उन्हीं लोगों की संतान हैं जो कि पहले औपनिवेशिक काल में वहाँ पर जाकर के बस गए थे। इसीलिए 5% लोग वहाँ पर भारतीय तमिल हैं, जबकि कुछ लोग वहीं पर रहते थे और तमिल भाषा बोला करते थे, वहाँ के मूल निवासी हैं जो कि श्रीलंकाई तमिल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर 7% यानी कि 7% लोग ईसाई हैं, और ईसाई लोग सिंहली भाषा का भी प्रयोग करते हैं और तमिल भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और आपको यहाँ पर डॉट डॉट इस तरीके की संरचना दिख रही होगी, ये इलाका है कुछ मुसलमानों का। यहाँ पर ये श्रीलंका की टोटल जातीय बनावट है, एथनिक कंपोजिशन है इसका। अब श्रीलंका में हुआ क्या, यहाँ का घटनाक्रम क्या था, इसको हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में हुआ क्या था। श्रीलंका भारत से 1 वर्ष पश्चात, यानी भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जबकि श्रीलंका को ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 1948 को आज़ादी मिली। अब हम समझेंगे कि आज़ादी के पश्चात श्रीलंका ने अपने देश में अपने जातीय समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की, यानी सत्ता को किस प्रकार से बांटा, शक्तियों का विभाजन कैसे किया। तो आइए देखते हैं। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के 1 वर्ष पश्चात। लेकिन श्रीलंका ने अपने देश में बहुसंख्या के आधार पर, चूँकि यहाँ पर 74% लोग, अब मैंने आपको बताया था कि 74% लोग यहाँ पर सिंहली भाषी लोग थे, तो उन्हें लगा ये कि हमें बहुसंख्यक बात को अपनाना चाहिए, बस बहुसंख्यक लोगों के हितों का ध्यान देना चाहिए, उनकी ही भलाई करनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने एकमात्र सिंहली को ही राज्य भाषा घोषित कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। तमिलों को कोई भाषा का दर्जा नहीं मिला। इसके अलावा इन्होंने विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों और भी सभी तरीके के सरकारी कामकाज और सत्ता में सिर्फ सिंहलियों को ही अधिकार दिए। बाकी तमिलों को हर चीज़ों से, हर तरीके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जैसे कि आपको बताया मैंने कि राजभाषा 1956 में बनाया गया था। सिंहली को राजभाषा बना दिया गया था और तमिलों को किसी भाषा का दर्जा नहीं मिला। इसके अलावा सरकारी नौकरी, विश्वविद्यालयों में, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में तमिलों को दरकिनार करके सिर्फ बहुसंख्या के आधार पर सिंहलियों को ही एकमात्र सभी अधिकार दिए गए, जिससे कि तमिलों में एक बेगानापन आने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है। इसलिए 1980 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले तमिल भाषी लोगों ने 1980 को अपनी एक अलग सरकार बना ली, अपनी एक अलग पार्टी बना ली तमिल ईलम नाम से, और सरकार का विरोध करने लगे। हालांकि इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद और भी दंगा भड़कने लगा। सिंहलियों और तमिलों के बीच जो तनाव था और ज़्यादा बढ़ने लगा, और यही तनाव बढ़ते बढ़ते गृह युद्ध की स्थिति में आ गई। अब ये गृह युद्ध क्या होता है विद्यार्थियों? इसे सिविल वार भी कहते हैं इंग्लिश में। जब एक ही देश के अंतर्गत दो अलग अलग समुदाय के लोग आपस में मतभेद रखते हैं या फिर लड़ने लगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, घरेलू हिंसा होता है, या फिर मारकाट की घटनाक्रम होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तब इसे हम गृह युद्ध की स्थिति कहते हैं। ठीक यही स्थिति श्रीलंका में उत्पन्न हो गई थी, जो 1948 से लेकर के 2009 तक चला। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे समय तक श्रीलंका तबाही को झेलते रहा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था विद्यार्थियों कि अगर देश में शक्तियों का बंटवारा सिर्फ एक ही तंत्र, एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो देश का क्या हश्र होता है। यही हश्र हुआ श्रीलंका के साथ। श्रीलंका गृह युद्ध की स्थिति में चला गया और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हालांकि अब श्रीलंका का कंडीशन, उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी कि बेल्जियम की। अब आप सोच रहे होंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ। ठीक, आपने सही समझा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई जिसके कारण वो पूरे विश्व के समक्ष सत्ता की साझेदारी का एक सबसे अच्छा मॉडल प्रस्तुत करता है।
अब हम समझेंगे कि बेल्जियम ने अपने देश में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया, और उसकी समझदारी को देखेंगे किस प्रकार से उसने सत्ता को बांटा और विश्व के समक्ष एक अच्छा सत्ता की साझेदारी का मॉडल प्रस्तुत किया। बेल्जियम ने अपने जातीय समूहों में सत्ता को बांटने के लिए 1970 से 1993 के बीच क्या क्या जातीय समूह थे? फ्रेंच भाषी लोग, डच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोग। इन तीनों के बीच जो मतभेद था, इनको सुलझाने के लिए बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए। संशोधन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? 4 बदलाव किए, और इन 4 बदलावों से ही उसका देश सुधर गया। पहला बदलाव क्या था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि इन्होंने संघवाद को अपना लिया। संघवाद क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था कि जब सत्ता की साझेदारी को हम अधिक से कम की ओर बांटते हैं तो इसे हम सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक यही रुख किसने अपनाया? बेल्जियम ने। इसने अपने देश में शक्तियों को 2 स्तर की सरकारों में, एक केंद्र स्तर की सरकार और दूसरे राज्य स्तर की सरकारों में बांट दिया। अब केंद्र स्तर की सरकारों में दोनों मंत्रियों की संख्या समान थी, यानी कि फ्रेंच मंत्री भी वहाँ पर समान रहेंगे और डच मंत्री भी वहाँ पर समान रहेंगे। और अगर कोई भी कानून बनता है देश में तो दोनों मंत्रियों की सहमति होनी चाहिए, दोनों उस पर एग्री करने चाहिए, तभी वो देश में कोई कानून या नीति बन सकता है। तो सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा, एक यहाँ पर दूसरे स्तर की सरकार बनाई गई जिसे राज्य स्तर की सरकार कहते हैं, और यहाँ पर राज्य स्तर की सरकार केंद्र स्तर की सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो वो केंद्र सरकार को जवाबदेही देने के लिए या फिर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। यहाँ पर एक और स्तर की सरकार बनाई गई थी जिसे स्थानीय स्तर की सरकार या सामुदायिक सरकार कहते हैं। ये सामुदायिक सरकार क्या होता है विद्यार्थियों? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले एक ही जातीय, एक ही भाषाई समूह के लोग इस सरकार को वोट करते हैं, चुनाव करते हैं इसका, और इसको जिताते हैं। जैसे कि 1% लोग, मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न इलाके में जर्मन भाषी लोग थे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ कि वहाँ पर सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं और वहीं के लोग इसको वोट देंगे अपने लोगों को, जो कि वहाँ पर संस्कृति, भाषा इत्यादि जैसे विषयों पर नियम बनाएंगे। ये था सामुदायिक सरकार। और सबसे अंतिम में इन्होंने एक बहुत अच्छा रुख अपनाया कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बना दी। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, यहाँ पर एक अलग ही सरकार है, और यहाँ पर भी फ्रेंच भाषी लोगों और डच भाषी लोगों के जो मंत्रियों की संख्या है वो समान है। यहाँ भी अगर कोई कानून बनता है तो दोनों के मंत्रियों की समान सहमति होनी चाहिए, तभी वो कानून लागू हो सकता है। इतना अच्छा जब बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी अपने देश में की तो यहाँ पर धीरे धीरे शांति आने लगी, और ये इतना अधिक आगे बढ़ा कि EU, अब ये EU क्या होता है? यूरोपियन यूनियन, यानी सभी यूरोप के देशों का एक संगठन है जो कि अपने यूरोप के देशों के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए काम करते हैं, जिसे हम यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ कहते हैं। इसका जब मुख्यालय चुनने की बारी आई तो सभी देशों ने सहमति व्यक्त की कि इसका मुख्यालय कहाँ चुना जाए, तो इसका मुख्यालय चुना जाए ब्रुसेल्स को। आज EU का, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। इससे हमें ये ज्ञात होता है विद्यार्थियों कि अगर शक्तियों का सही प्रकार से विभाजन हो तो देश कितना उन्नति के मार्ग पर जा सकता है, और अगर शक्तियों का सही प्रकार से बंटवारा ना हो तो श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है, गृहयुद्ध हो सकता है, देश बर्बाद भी हो सकता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी को किस किस आधारों पर हम लोग बांट सकते हैं। धन्यवाद।